शिंदे के साथ महाराष्ट्र में बिछेगी चुनावी बिसात। महाराष्ट्र पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि आने वाले चुनाव में बीजेपी शिंदे गुट के साथ ही मैदान में उतरेगी। वहीं उन्होंने शिवाजी की थीम पर बनी शिव सृष्टि पार्क का उद्घाटन किया। अमित शाह ने यहां बताया कि शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचारधारा थे। इसी के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में शाह ने बड़ा संदेश दिया। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान पर इस प्रकार से कोई अत्याचार नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की जनता को आप अपमानित नहीं कर सकते और हमें ये देवत है, एक कौवत है कि इन अत्याचारों का हम सामना करेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, परंतु स्वराज प्राप्त कर कर रहेंगे। और शिवाजी महाराज का ये संदेश, शिवाजी महाराज का ये विचार उनके बाद भी सन 57 तक 1857 तक दिखाई पड़ा। महाराष्ट्र की राजनीति में शिवाजी हमेशा केंद्र बिंदु रहे हैं। शिव सृष्टि थीम पार्क का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये थीम पार्क के लोकार्पण के लिए इससे अच्छा दिन कोई हो ही नहीं सकता। थीम पार्क के उद्घाटन समारोह में उनके साथ महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी साथ मौजूद रहे। स्वराज का मतलब क्या है? सिर्फ शासन बदलना नहीं है। स्वराज का मतलब है अपने विचारों से, अपनी संस्कृति से, अपने खुद के धर्म के आधार पर ये शासन चले। और उन्होंने पंचांग शुद्धि शिवाजी महाराज ने कराई और करण कौस्तुभ संस्कृत ग्रंथ इसके लिए लिखा गया। संभाजी महाराज को भी उन्होंने संस्कृत सिखाने का प्रयास किया। संभाजी महाराज ने भी बुद्ध भूषण नाम का संस्कृत ग्रंथ भी लिखा और सबसे पहले राज्य व्यवहार का कोश, शासकीय भाषा यहां पर बनाने का प्रयास अगर किसी ने किया तो शिव छत्रपति ने किया। शिव सृष्टि थीम पार्क शिवाजी महाराज के जीवन को प्रदर्शित करने से लेकर आगरा से उनके चमत्कारी पलायन सहित मराठा साम्राज्य के किलों की महिमा को 3D तकनीक के जरिए बताता है। यहाँ पर्यटक 3D तकनीक के जरिए शिवाजी महाराज के शौर्य, पराक्रम और वीर गाथा को जान सकेंगे। ये पार्क पुणे शहर के अंबेगांव में निर्मित किया गया है, जो पूरे 21 एकड़ में फैला हुआ है। इससे बनाने में 438 करोड़ रुपए की लागत लगी है। शिव सृष्टि पार्क के उद्घाटन के साथ ही शाह कई बिसात बिछा आए। संपूर्ण विजय के अभियान के तहत यहां आया हूं। मित्रों, 2024 में फिर से एक बार देश में चुनाव होने वाला है। हमें मालूम है कि हम और हमारे साथी दल शिवसेना महाराष्ट्र में चुनाव लड़ेंगे और सामने सारे इकट्ठा होकर लड़ने वाले हैं। तीनों पार्टियां, प्रकाश आंबेडकर जी और जो कुछ बचे खुचे हैं, सारे एक ही बास्केट में आकर भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनाव लड़े। हालांकि विपक्ष को यहां उनका आना रास नहीं आया। विपक्ष हमलावर भी दिखाई दिया। अमित शाह जी क्या बोलते हैं उसके ऊपर महाराष्ट्र ने कभी गंभीरता से उनकी बात नहीं ली। इन लोगों का विश्वास सत्य और न्याय खरीदने में है, उनके ऊपर हम क्या बात करेंगे। किसकी जीत हो गई है और किसकी हार हो गई है, ये महाराष्ट्र की जनता दिखाएगी। जब मौका मिले, जब समय आएगा तो इस राज्य की जनता सबको दिखाएगी महाराष्ट्र क्या है। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने जो निर्णय दिया बहुत ही अच्छा निर्णय किया। हमारे साथ जिन्होंने धोखा किया उनके खिलाफ चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। भला चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत गृह मंत्री जी कि आपके मनचाहे निर्णय को न दे सके? भला चुनाव आयोग की इतनी हिम्मत कि आपकी बात को ठुकरा सके? आपके जो मन में इच्छा रही है वही चुनाव आयोग ने निर्णय दिया है। ये तो ताली बजाने वाला काम है।
बहुत अदब से कहूँगा, अमित शाह जी, दूध का दूध पानी का पानी नहीं हुआ है, सारे दूध का पानी कर दिया। दूध तो छोड़ा ही नहीं है। आपके इलेक्शन कमीशन ने दूध को पानी बना दिया है और इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी ऑनेस्टी पे सवालिया निशान लगा दिया है। इससे पहले अमित शाह ने पुणे के ओमकारेश्वर मंदिर में पूजा पाठ की। अमित शाह की यात्रा ऐसे में हो रही है जब 26 फरवरी को कस्बा पेट और पिपरी चिचवाड़ विधानसभा में उपचुनाव है। वहीं इसी महीने की शुरुआत में 3 शिक्षक और 2 स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों में बीजेपी ने खराब प्रदर्शन किया था। बीजेपी नागपुर, औरंगाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और अमरावती स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में हार गई थी। नासिक में कांग्रेस नेता से निर्दलीय उम्मीदवार बने सत्यजीत तांबे जीते थे। बीजेपी ने केवल कोंकण शिक्षक सीट जीती थी। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि शाह की यात्रा से महाराष्ट्र में बीजेपी नया सियासी संदेश दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और उधर मेघालय में चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सियासत सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। सभी पार्टियां जीत का ताल ठोक रही है। जनता को रिझाने के लिए तमाम दावों की पोटली खोली जा रही है। इस सबके बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी ने बीफ खाने को लेकर के एक बड़ा बयान दिया, जिससे राजनीति पारा इस वक्त हाई है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मेघालय में 27 फरवरी को होने वाले चुनाव से पहले सियासी तनातनी है, वार पलटवार है, जीत के दावे हैं, तमाम मुद्दों का मायाजाल है। इन्हीं सब के बीच एक बार फिर बीफ का जिन ताबूत से बाहर निकल आया। जी हां, चुनावी समर से पहले मेघालय में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अर्नेस्ट मावरी का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं बीफ खाता हूं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, पार्टी को भी मेरे खान पान से कोई दिक्कत नहीं है। मावरी न्यूज एजेंसी IANS को इंटरव्यू दे रहे थे, जहां उन्होंने NPP से गठबंधन, गोमांस बैन और CAA जैसे तमाम मुद्दों पर बात की। इसी दौरान उनका ये बयान भी सामने आया, जिसमें उन्होंने बीफ जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। मावरी का बयान ऐसे वक्त में आया जब वोटिंग नजदीक है। इसे सियासी घटनाक्रम के तौर पर भी देखा जा रहा है। मेघालय राज्य में 90% आबादी ईसाई है। बीफ अधिकतर आबादी के खानपान का हिस्सा है। चुनाव से पहले बीफ को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान वोटर्स को साधने के तौर पर देखा जा रहा है। ईसाइयों को साधने के लिए मावरी ने कई और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, भाजपा की सरकार को 9 साल हो चुके हैं, हमने अब तक किसी चर्च पर हमला नहीं देखा। बीफ खाने पर भी रोक नहीं है। मैं बीफ खाता हूँ और मैं बीजेपी में हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें विश्वास है कि मेघालय की जनता इस बार भाजपा के साथ है। वोटिंग के महज 10 दिन पहले ही बीजेपी ने अपना गठबंधन NPP से तोड़ दिया। मेघालय में चुनाव प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नॉर्थ तुरा में 17 फरवरी की रैली में NPP से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था। मेघालय की 60 सीटों पर इस बार 375 उम्मीदवार चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। NPP 57 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। UDP के 47 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो VPP के 18 और HSDP के 11 प्रत्याशी किस्मत आजमा रही है। TMC ने 56 सीटों पर कैंडिडेट उतारे हैं और मेघालय में CM पद का चेहरा मुकुल संगमा को बना रखा है, जो कभी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे। इस तरह से देखा जाए तो मेघालय में NCP, बीजेपी, कांग्रेस और TMC के बीच चतुष्कोणीय लड़ाई होती दिखाई दे रही है। वही अर्नेस्ट मावरी के इस बयान ने सियासी बाजार को गर्म जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और चलिए आगे बात करते हैं अब 2024 में होने वाले आम चुनाव की। देखिए, एक तरफ बिहार में महफिल सजा नीतीश कुमार फिर से 2024 के लिए विपक्ष को एकजुट करने का दम भर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि कहीं फिर से नायक बनने के चक्कर में नीतीश बाबू का हाल देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल जैसा ना हो जाए। एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है, ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे। बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है। आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए। कभी कभी गुजरात मॉडल की हुआ करते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आप तो अब सिर्फ बिहार मॉडल की बात करिए। राजनीतिक पार्टियां 2024 की तैयारी में जी जान से जुट गई हैं।
इसके साथ ख्वाबों का भी सैलाब उठ खड़ा हुआ। बिहार में नीतीश कुमार सभी विपक्षियों को एक साथ लाकर मोदी के तख्ता पलट का आह्वान कर रही है। जवाब में बीजेपी चटकारे ले रही है। रविशंकर प्रसाद का कहना है कि नीतीश बाबू बिहार को संभाल नहीं पा रहे हैं और देवगौड़ा इंद्र कुमार गुजराल बनने चले हैं। क्या हो गया नीतीश बाबू को? बिहार तो संभलता नहीं, बिहार तो परेशान है। आपकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है और चले हैं देश को जोड़ने के लिए, और कांग्रेस पार्टी को लिफ्ट नहीं दे रही है। चाहे वो नीतीश कुमार हो या कोई और हो, एक बात नहीं समझते कि आज नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बन गया है। नीतीश बाबू, आप तो ऐसे नहीं थे। देवेगौड़ा बनना चाहते हैं, इंदर गुजराल बनना चाहते हैं, तो उसमें 5-6 महीना से अधिक नहीं चलता है मामला। सवाल है कि नीतीश बाबू फंस गए हैं लालू जी के चक्कर में, तेजस्वी जी के चक्कर में, और गए थे प्रधानमंत्री का ख्वाब लेकर के, और उधर से लिफ्ट ही नहीं मिल रहा है। तो इस पर हम क्या बोलें? बता दें 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्षी एकता का दम भर रहे हैं। एक बार फिर नीतीश विपक्ष को एक धागे में पिरोने में जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष का अगुवा कौन होगा भगवान जाने। पटना में CPI-ML का राष्ट्रीय कन्वेंशन था। तेजस्वी यादव के साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल हुए, जहां उन्होंने बड़ी बात कही, कांग्रेस को साथ आने का न्योता भी दिया। और हम लोग को बुला करके बात कर लीजिए कि कहां और किनके साथ एकजुट होकर के अगला चुनाव लड़ना है। ये जिस दिन फैसला कर दीजिएगा और उसी दिन हम सब लोग एकजुट हो जाएंगे, हम मिल करके लड़ेंगे, तब जान लीजिए आप अच्छी तरह से मुक्ति हो जाएगी। और अगर आप लोग ठीक से सोच करके चलिएगा, जो हम कह रहे हैं शुरू से, हम इंतजार कर रहे हैं। सियासत में नीतीश बाबू इतने मजबूर हुए कि उन्हें इजहार मोहब्बत करना पड़ा। मोदी की अदावत ऐसी कि खुद को कांग्रेस के सामने समर्पण कर दिया। जब नीतीश ने कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा किया तो खुलेआम कांग्रेस को साथ आने का न्योता भी दे दिया। इधर नीतीश के ऑफर की देर थी, उधर सामने बैठे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी आई लव यू वाले तार छेड़ दिए। कभी कभी प्यार में एक समस्या होती है, प्यार में समस्या होती है, और तेजस्वी जी ये जानते हैं, प्यार में समस्या ये होती है कि पहले कौन कहेगा आई लव यू। उसमें कभी कभी अनुभव काम कर देता है, और कभी जो अनुभवी नहीं होते हैं वो उसमें कामयाब हो जाते हैं। इस मंच से दिल की बातों का इजहार हुआ तो तेजस्वी यादव भी खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने गर्व से कहा कि देश में जो बीजेपी ने किया, हमने बिहार में उसके साथ वही कर दिया। जब चुनी हुई सरकारों को गिराया जा रहा था, कई जगह महाराष्ट्र में MLA को खरीदा जा रहा था, डराया जा रहा था, रेट बढ़वाए जा रहे थे, जहां संवैधानिक संस्थाओं को बर्बाद कर दिया गया, उसका दुरुपयोग कराया गया, वहां चुनी हुई सरकार को गिराया गया। लेकिन ये बिहार है, और बिहार की धरती ने वो करके दिखाया कि बिहार में जो भाजपा पूरे देश में कर रहा था, वही खेला जो है भाजपा के साथ हम लोगों ने कर देखा। नीतीश के इस बयान ने बिहार की सियासत में तूफान ला दिया। बीजेपी ने नीतीश पर जमकर निशाना भी साधा। मन में बिहार की एक कहावत है, फुटफुड़ी फुट रहा है प्रधानमंत्री बनने का। जो नीतीश कुमार 17 साल में बिहार के विकास के समाधान यात्रा में अभी निकले थे, यानी विकास कर नहीं पाए। माननीय मुख्यमंत्री जी किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए हैं। हिंदी का एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। क्या करूं क्या ना करूं, तो क्या करूं क्या ना करूं के असमंजस में बिहार को वो गर्त में धकेल रहे हैं। बिहार की राजनीति हमेशा से बिहार का सरकार हिलता डुलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में मतलब वो लगातार जिस तरह के बयान दे रहे हैं, वो बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि मृग तृष्णा में भटक रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री। बिहार में सियासी समीकरण हर चुनाव में बदले जाते हैं, जिसकी कमान कई सालों से नीतीश के हाथों में ही है। इसी बीच जीतन राम मांझी ने अपने बेटे के लिए मुख्यमंत्री पद की मांग कर दी। उन्होंने कहा कि आजादी मिले हुए 75 साल हो चुके हैं, बावजूद
आज तक दलित और भूइयां समाज के कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। मंत्री संतोष सुमन मांझी पढ़े लिखे हैं और उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वहीं मांझी के बयान पर तेजस्वी की प्रतिक्रिया भी आई। उन्होंने कहा कि सीएम कौन होगा इसका फैसला जनता करती है, कभी बीजेपी के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। इस बार नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस की तिकड़ी का दम भर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही विपक्षी एकता में फूट दिख रही है। खुद नीतीश कुमार को यह बात नहीं पता होगी कि 2024 में विपक्ष का नेतृत्व कौन करेगा। खुद नीतीश को यह नहीं पता होगा कि विपक्ष का अगुवा कौन होगा। देखना होगा कि नीतीश विपक्ष को एक धागे में पिरोने में कितने कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री आज सीबीआई के सामने पेश नहीं हुए। उन्हें शराब घोटाले में जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए दरअसल बुलाया था। सिसोदिया के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के एमसीडी मेयर पर दिए गए फैसले के बाद से ही उन्हें खुद की गिरफ्तारी की आशंका थी। हालांकि बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए सिसोदिया खेल खेल रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला एक बाद फिर तूल पकड़ता जा रहा है, जहां पर सीबीआई ने एक बार फिर से दिल्ली के डेप्यूटी सीएम को समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन सिसोदिया ने सीबीआई से अनुरोध किया कि फिलहाल वो दिल्ली का बजट बनाने की प्रक्रिया में व्यस्त है। ऐसे में उनका पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर जा पाना मुश्किल है। ऐसे में उन्हें कुछ और मोहलत दी जाए, जिसके बाद सीबीआई ने भी पूछताछ के लिए उन्हें 1 हफ्ते का वक्त दिया। लास्ट में या फरवरी के लास्ट के बाद में वो जब भी कोई तारीख तय करेंगे, मैं निश्चित रूप से एक्साइज पॉलिसी को लेके उनके जो भी क्वेश्चंस हैं उनका जवाब देना चाहूँगा। इस पूरे मामले को और भी क्लियर करना चाहूँगा और मुझे खुशी होगी। मैंने हमेशा जांच में सहयोग किया है, आगे भी पूरा सहयोग रखूँगा। लेकिन इस समय क्रूशियल टाइम है दिल्ली के बजट के लिए। अगर एक एक दिन इसके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर इसमें कुछ डिस्टर्ब होता है तो दिल्ली के बजट के लिए तैयार करने में दिक्कत हो सकती है, उसको फाइनलाइज करने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया है। मनीष सिसोदिया के मुताबिक वो फरवरी के अंत तक सीबीआई ऑफिस जाएंगे और उस दौरान जब भी सीबीआई उन्हें बुलाएगी वो वक्त पर पहुंचेंगे। हालांकि इसके साथ सिसोदिया ने आरोप लगाया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी मसले पर उनके हक में फैसला आया, तभी उन्हें शक हो गया था कि बीजेपी वाले रविवार को उन्हें गिरफ्तार करवा सकते हैं। इसीलिए ये पूरी तरह बदले की कार्रवाई है। सैटरडे की सुबह ये मुझे सम्मन देते हैं कि संडे की सुबह आ जाओ, और एक ऐसे समय में सम्मन देते हैं जब मैं बजट तैयार कर रहा हूँ। तो आपको बदला लेना है। आप सुप्रीम कोर्ट में बुरी तरह से हारे, आपको मुझसे बदला लेना है, आपको परेशान करना है। आप करो, ये आपकी राजनीति है, आपका बदला लेना आपकी आदत है। लेकिन आप दिल्ली के लोगों के काम को रोक के मुझसे बदला लेना चाहते हो, ये गलत है। तो आपको मुझसे बदला लेना है, आपको मुझे जेल में डालना है, डाल देना, लेकिन दिल्ली के लोगों की कीमत पे नहीं, दिल्ली के लोगों के काम रोक के नहीं। मुझे पूरी आशंका थी कि ये गिरफ्तार करेंगे, इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया है कि भाई मैं एक बार बजट फाइनल कर लूं, अगर आपको बीजेपी के कहने पर गिरफ्तारी करना है तो उसके बाद कर लेना। आरोप पर पलटवार करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि सिसोदिया भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए बजट का बहाना कर रही है। पूनावाला ने आरोप लगाया कि शराब घोटाले में शुरुआत से सिसोदिया का रुख संदिग्ध रहा है। देखिए, बजट एक बहाना है, शराब घोटाले को छुपाना है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करवाना है और रोड़ा अटकाना है। और इसी के तहत आज मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि वो बजट में व्यस्त होने के कारण सीबीआई के पास जांच में शामिल होने के लिए नहीं जा पाएंगे। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, यदि छुपाने वाली कोई बात नहीं है, यदि कोई घोटाला नहीं हुआ है, यदि आप मासूम हैं, तो जांच के साथ सहयोग क्यों नहीं करते? शुरुआती दौर से पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, फिर मामले को डाइवर्ट करना, किसी भी सवाल का शराब घोटाले पर जवाब न देना, जांच को प्रभावित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाना, और अब बहानेबाजी पर उतर आई है आम आदमी पार्टी। इससे पहले सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए बीजेपी पर दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा देने से रोकने का आरोप लगाया। अब आपको उस मामले के बारे में भी तफसील से बताते हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ रही है। दिल्ली सरकार पर आरोप लगे फायदे के लिए टेंडर के नियमों में बदलाव करने का, शराब कंपनियों को फायदे के लिए नियम बदलने का आरोप लगा। मंत्री सिसोदिया ने नियमों की अनदेखी की, इसके आरोप लगे। कोविड के नाम पर शराब कंपनियों को छूट देने का आरोप लगा। शराब कंपनियों को 144.36 करोड़ की छूट देने का आरोप लगा। बिना एलजी को बताए आबकारी नीति में बदलाव करने का आरोप लगा। वहीं अब दिल्ली सरकार पर लगे उन आरोपों की भी जानकारी देते हैं, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है।
इल्जाम है कि दिल्ली सरकार ने GNCTD अधिनियम 1991, व्यापार नियम लेन देन 1993, दिल्ली उत्पादक शुल्क अधिनियम 2009 और दिल्ली उत्पादक शुल्क नियम 2010 कानूनों का उल्लंघन किया है। वहीं मनीष सिसोदिया की मुश्किल बढ़ाने में दिनेश अरोड़ा का भी बड़ा हाथ है, जो अब सरकारी गवाह बन गए और उनकी गवाही सिसोदिया के लिए बड़ी मुश्किल का सबब बन सकती है। मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता जा रहा है। घोटाले में शामिल दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गए। आबकारी नीति घोटाले में शामिल अधिकतर लोग पकड़े गए। तेलंगाना के CM KCR की बेटी की कविता से हुई थी पूछताछ। बाद में कविता के CA बुच्ची बाबू गिरफ्तार। आप नेता विजय नायर को 100 करोड़ रुपए मिले। सिसोदिया, कैलाश गहलोत, सत्येंद्र जैन समेत मंत्री समूह ने बनाई नीति। सत्येंद्र जैन से पूछताछ। मंगलवार को पूछताछ की गई। सिसोदिया ने 7 बार मोबाइल और सिम बदले। CBI का ये कहना है मोबाइल और सिम सिसोदिया के सचिव देवेंद्र शर्मा ने खरीदे। इन बातों से एक बात तो साफ है कि CBI जांच में जो भी तथ्य सामने आए हैं उससे दिल्ली के डेप्यूटी CM मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना यह जा रहा है कि CBI को इस मामले में अहम सुराग हाथ लगे हैं, जिन्हें लेकर ही मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। वहीं बीजेपी नेता भी दावा कर रहे हैं कि इस मामले में आम आदमी पार्टी की मिलीभगत जल्द सामने आने वाली है। यानी मनीष सिसोदिया के लिए आने वाले वक्त में ये पूरा मामला मुश्किल का बड़ा सबब बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या मनीष सिसोदिया विक्टिम कार्ड खेल रहे थे, क्या खुद को बचाने की कोशिश कर रहे थे? क्योंकि उप मुख्यमंत्री को आज CBI के सामने पेश होना था, लेकिन उन्हें शराब घोटाले के मामले में नोटिस मिलने के बाद भी वो पेश नहीं हुए और उन्होंने हवाला दिया कि मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, ऐसी आशंका है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि MCD मेयर पद पर दिए गए फैसले के बाद उन्हें खुद गिरफ्तारी की आशंका थी और यही वजह है कि CBI के सामने आज वो पेश नहीं हुए। साथ ही उनका ये भी कहना था कि भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए लगातार खेल खेला जा रहा है। बीजेपी ने उन पर इसके लिए वार पलटवार भी किया।